नमस्ते। टफ टाइम में अपने को अच्छा मेंटेन रखे हुए होगे, ऐसी आशा है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग ग्रेजुअली और लगता है कि 3 मई तक चीज़ें थोड़ी और रिलैक्स्ड हो जाएंगी। अब मैं अभी बोर्ड वाली चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो कहा था कि वॉइस का कंसेप्ट या फिर प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, तो ये दो चीज़ें मैंने टारगेट पे रखा हुआ है। आपके प्रीपोजिशन के कुछ पार्ट्स जो आपने कहा कि एट, ऑन, ऑफ, विथ कहाँ लगता है, वो बताना। उसको समझना पड़ेगा कि सिर्फ एट, ऑन, विथ को नहीं पढ़ना होता है। प्रीपोजिशन कैसे कैसे यूज होता है, और उसमें जो एक्चुअली हमारे बुक्स में प्रीपोजिशन को जो एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें एट को कहाँ यूज किया गया है बड़े लिमिटेड टाइप से बताया गया है। और हमें भी ऐसा लगता है कि हम एट का यूज पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बट ये सारे डिस्कशंस मुझे लगता है कि व्हेन वी आर फ्री टू मूव, और या मैं अपने स्टूडियो जा पाऊँ, तो मैं आपको जैसे ही बोर्ड उपलब्ध होगा, मैं आपको, और वॉइस क्वाइट इम्पोर्टेंट है। मिस्टेकनली अभी तक यूट्यूब के पार्ट में वॉइस जैसा इम्पोर्टेंट चीज़ अपलोड नहीं हुआ है, मिस कर गया होगा किसी भी कारण से। आज मैंने जो, मैं वोकैब की इसके पहले के वीडियोस में मैं वोकैब की बात कर रहा था। थोड़ा फॉर अ चेंज आई थॉट कि कुछ आपके सामने मैं चैलेंजेस डालूं। आपने देखा होगा कि ये कॉमन एरर्स हैं, और कॉमन एरर्स का नेचर बहुत टफ टाइप का है। टफ इसलिए नहीं है, एक बात ध्यान रखना, कि जो एरर्स होते हैं उसके रूल्स तो फिक्स्ड होते हैं। वो रूल्स जितने बने हुए हैं शुरू से लेके आज तक वही हैं। सो रूल बेस्ड क्वेश्चंस में सेंटेंसेज हमें नया मिलता है, बट रूल तो वही पुराना रहता है ना। और अगर आपके पास वो रूल्स क्लियर हैं, तो सेंटेंसेज कैसे भी हों, आई होप दैट यू कैन हैंडल इट प्रॉपरली। देखो इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस को, और मुझे लगता है कि ये डिस्कशन आज के बाद का एक दिन और शायद जाना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ, अभी तो मैं जो सही आंसर है वहां पे क्या सही हो सकता है, जो गलत ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ, क्या सही होगा वो मैं बता रहा हूँ, कारण मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस का मेकअप है, इनमें से पांच सेंटेंसेज में से पांचों नए नए से अलग अलग सेंटेंसेज हैं। एक सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बाकी के 3 या 4 करेक्ट हैं। किसी में ऑप्शन नंबर ई में ऑल करेक्ट दिया हुआ है, मतलब कि चारों सेंटेंस में से कोई भी, किसी में भी ग्रामर की गलती नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि जो मैंने आंसर चुना, अगर वो आपका आंसर मैच कर रहा है तो इट्स क्वाइट ओके। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी और सेंटेंस में किसी ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन लगे कि ये वर्ड यहां पे कैसे यूज हुआ है। तो आप में से जो भी लोग देख रहे हो, मैं उनसे एक बात बोलूंगा कि आप मेरी आज के डिस्कशन के बाद वैसे ऑप्शन जिसमें क्वेश्चन नंबर डाल के सेंटेंस का नंबरिंग डाल देना ABCD, और ये बताना कि इस वर्ड को कैसे वहां पे यूज किया है, सो दैट कि उसको मैं क्लैरिफाई अगले वाले लेक्चर में कर सकूं। मुझे लगता है कि अगर इसको 2 दिन में डिस्कशन इसको किया जाए तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज आंसर तो हमें मिल जाएगा, वो अभी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत आसान है। आंसर इज ए। फर्स्ट नंबर सेंटेंस गलत है, और इसमें जो रूल भी है वो बहुत आराम से हम जानते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर रूल है, एंड वी नो इट क्वाइट वेल, कि व्हेन के बाद जो जस्ट सेंटेंस आता है, व्हेन के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में विल, शैल या मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता जब व्हेन जब का मीनिंग देता है। अगर कब का मीनिंग दे तो उसके बाद विल शैल लग सकता है, लेकिन अगर जब का मीनिंग देगा तो उसके बाद विल शैल मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है। सो
अगर मैं उसके जस्ट बाद का सेंटेंस, अगले वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस आता है। अब व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे लिखा हुआ है, उसके जगह पे व्हेन प्रेजेंट में डालना पड़ेगा ताकि आगे का फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। व्हेन यू आर कमिंग टू बॉम्बे। ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रीपोजिशन का एरर है और आंसर इज डी, 4 नंबर। क्योंकि इन्विटेशन के साथ प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगता, इन्विटेशन के साथ टू लगता है। आई इन्वाइटेड हिम टू टी, फॉर टी नहीं, टू टी। इन्विटेशन के साथ एंगल्स बहुत सारे हैं, आप सिंपल से बात इतना ही ध्यान रखो कि इन्विटेशन के साथ जो प्रीपोजिशन का यूज होता है दैट इज टू। आई इन्वाइटेड, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू लंच। थर्ड नंबर थोड़ा ट्रिकी है, आंसर इज ए। फर्स्ट नंबर सेंटेंस गलत है। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दो, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस डाला हुआ है जिसमें 3 वर्ब को अटैच किया है। दे हैव गॉट एक तुम्हारा फाइनाइट वर्ब हो गया, टू लिव अ मैन्स लाइफ। अब अगर मैं आगे में एक और वर्ब रख रहा हूं पुशिंग, तो अब या तो ये गॉट से एग्री होना चाहिए था, नहीं तो लिव से एग्री होना चाहिए था। गॉट से एग्री होता तो पुश्ड होता, और लिव से एग्री होगा तो टू के साथ भी वन आता तो पुश होता। अब इन दोनों में से क्या होगा, आप उसके बाद एंड के बाद देखो, उसी सेंटेंस में आगे बढ़ो और एंड के बाद देखो गेट डाला हुआ है भी1। तो आपके साथ तीनों वर्ब लिव, पुश और गेट तीनों भी1 फॉर्म में होने चाहिए थे, इसीलिए पुशिंग की जगह पे पुश होगा। और कैसे होगा, दे हैव गॉट टू लिव अ मैन्स लाइफ, एक पार्ट। सेकेंड सेंटेंस, दे हैव गॉट टू पुश all these things before them, and third sentence, and they have got to get on as well as they can। 3 सेंटेंस था जिसका कॉमन फैक्टर एंड से जुड़ा हुआ था। कॉमन फैक्टर था दे हैव गॉट टू, और टू के बाद जो भी वर्ब आएगा वो तीनों भी वन फॉर्म में जाता। सो पुशिंग के जगह पे पुश होगा। आई होप कि ये तुम्हारा सही रहा होगा। 4 नंबर, आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे बट आंसर इज ई। कल आप अपना क्वेश्चन मेरे को पोस्ट करना, मैं उसके सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूं। दे हैव गॉट, इसमें सारे ऑप्शंस ए बी सी डी, चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल आर करेक्ट। डाउट आपको लगेगा, आप अपने आप क्वेश्चन डालना। 5 नंबर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आप में से जिन लोगों को इसका जवाब मिला होगा, यू शुड ग्रेटली बी एश्योर्ड ऑफ योर सेंस ऑफ ग्रामर। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम्हारा सेंस ऑफ ग्रामर प्रॉपर है। आंसर इज बी। बी से नहीं, जिस वर्ड को मैं बता रहा हूं कि ये गलत है, वो अगर आपके पास आपने अगर उसको पिन पॉइंट किया है और अगर वो एग्जैक्टली मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच कर रहा है, यू शुड फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। ए के जगह पे और स्वीट लेटर के जगह पे द स्वीट लेटर लिखाएगा। ए के जगह पे द का यूज होगा, कारण आगे में उस लेटर के को स्पेसिफाई किया है विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। चूंकि उसमें स्पेसिफिक डाल दिया है कौन से लेटर को जिसको उसके वाइफ ने लिखा था, इसीलिए चूंकि ये खास लेटर हो गया, इसलिए अ लेटर मींस ए लेटर का मतलब एनी लेटर, द लेटर का मतलब दैट लेटर या दिस लेटर, इसलिए ए के जगह पे द हो जाएगा। लेट्स सी, आप में से जिन लोगों का सही रहा होगा 5। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने बी को टिक किया, क्यों, हमें कुछ अटपटा लगा पढ़ने में। अब इसको तुम सही मत मानो, ये गेस था जो बाय द वे लड़ गया।
जो बाय द वे मैच कर गया आंसर से। लेकिन अगर आपने एक ही जगह पे दे दिया है तो आपका वो जो सेंस ऑफ ग्रामर है इट्स वर्किंग फैंटास्टिकली। 6 नंबर, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एरर। आंसर इज डी, 4 नंबर, इसका आंसर डी है। एंड ध्यान से देखना वो वर्ड जिसमें गलती है, टू वॉच इवन अ सिंगल प्लांट ग्रो फ्रॉम सीडलिंग। देखो ग्रो वहां पे V1 फॉर्म में रहेगा क्योंकि वॉच सी नोटिस के बाद या तो V4 होता है, ग्रोइंग होता, या फिर V1 होता है। हम लोगों ने जेरंड में इसको पढ़ा है। सो दे टू वॉच इवन अ सिंगल प्लांट ग्रो फ्रॉम सीडलिंग, बीज से एक प्लांट का ग्रो होना। अब उसके बाद के 4 वर्ड को पढ़ो, टू ए स्मॉल एंड बिग। और ये तुम अगर अपने सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को टेकअप करो तो कुछ अटपटा लग रहा है, टू ए स्मॉल एंड बिग, एंड दे आर वॉचिंग द प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ सीडलिंग, फ्रॉम ए स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े होने का, छोटे से बड़े होने तक, with more leaves each day and find them flowering and giving fruit can give you happiness untold. So from small to big होता, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, छोटे से बड़े होने का। 7 नंबर में आंसर इज ई, और ये क्वेश्चन भी आसान था। ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गोपाल। अब जरा देखो, आप याद करना पार्टिसिपल का कंसेप्ट। पार्टिसिपल में कहा जाता था कि सेंटेंस को V1 से, V4 से या हैविंग V3 से शुरू करो। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता था, एक ही सब्जेक्ट द्वारा द सब्जेक्ट इज फंक्शनिंग डूइंग 2 वर्क, वन कम्स एज द मेन फ्रेम सेंटेंस विद फिनाइट इन द फिनाइट वर्ब फॉर्म, जैसे गोपाल वाज चूजन मेन वर्ब हो गया, एंड बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो भी चूंकि गोपाल से जुड़ा हुआ है, सो मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट से अगर पार्टिसिपल जुड़ा हुआ हो, उसी के बारे में बात कर रहा हो, तो उसके पहले उसके सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यहां बीइंग से पहले का ही रिमूव करना पड़ेगा। याद करना, पार्टिसिपल के पहले सब्जेक्ट तब लगाते हैं जब मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे उस पार्टिसिपल को कोई कनेक्शन नहीं हो, वो किसी और के बारे में बात कर रहा हो, और यहां मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है किसी और के बारे में रेफर कर रहा हो। लेकिन अगर दोनों एक ही के बारे में बात कर रहा है तो देयर इज नो नीड टू यूज अ सब्जेक्ट डिनोटिंग द सेम सब्जेक्ट दैट इज देयर इन द मेन सेंटेंस। सो यहां से ही को हटा देना होगा। 8 थोड़ा ट्रिकी है, आंसर इज बी, 2 नंबर, 2nd नंबर। एंड आप जरा ध्यान देना कि इसमें वर्ब का फॉर्म गड़बड़ दिया हुआ है। दे आर टू अंडरस्टैंड, वे इस बात को, EJMR के साथ अगर टू V1 लगाते हो तो वो इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले किसी काम की बात कर रहा है। दे आर टू गो, वे जाने वाले हैं, अभी तुरंत निकलेंगे वो। एंड दे आर टू अंडरस्टैंड, वो समझने वाले हैं। जबकि यहां पे एक जरूरत बता रहा है कि उन्हें समझना पड़ता है, सो आर के जगह पे आपको दे हैव टू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उनके कस्टमर्स जो बोलते हैं उनको उन्हें समझना होता है। दैट इज वाई नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी। आर के जगह पे हैव होगा, आंसर इज बी। 9 का बहुत आसान क्वेश्चन, प्रीपोजिशन का बहुत इजी यूज, ए नंबर आंसर है। एंग्री के साथ पर्सन अगर लगा हुआ है तो ऑन के जगह पे विथ होगा, एंग्री विथ मी। आसान था ये, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर। 10 का अच्छा सा प्रीपोजिशन का यूज दिया हुआ है, आंसर इज सी। सी पार्ट में, 3rd पार्ट में गलत है। ही इज ब्लाइंड इन 1 आई, ब्लाइंड विथ 1 आई नहीं।
ध्यान रखना, वो एक आंख से अंधा है। हिंदी में हम से बोलते हैं, एक आंख से अंधा है, बट इंग्लिश में लिखते हैं ही इज ब्लाइंड इन वन आई। सो आपके विथ के जगह पे इन हो जाएगा। प्रीपोजिशन का नया हो सकता है, या आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। 11 नंबर आसान क्वेश्चन है। प्रेफर का याद करना रूल। प्रेफर के साथ उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या भी4 हो, तो प्रेफर का जो प्रीपोजिशन होता है वो रादर देन नहीं होता, वो टू होता है। यहां पे रादर देन को आंसर इज सी 11 का, रादर देन के जगह पे टू लगाना होगा। 11 का सी आंसर है। अगर प्रेफर के बाद आगे में उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे टू भी वन आ जाए, तो हम आगे में रादर देन लगा के भी1 इस्तेमाल करते हैं। प्रेफर के बाद अगर भी4 हो तो आगे में टू लगाएंगे और आगे में भी एक वर्ब और रखेंगे जो भी4 फॉर्म में होगा। अगर प्रेफर के बाद टू भी1 लगा हुआ है तो आगे में रादर देन लगाएंगे और आगे में जो वर्ब होगा वो भी1 फॉर्म में होगा। सो प्रेफर के बाद का जो वर्ब होगा, अब जो प्रीपोजिशन लगा हुआ रादर देन, उसके जगह पे हटा के उसको टू करना होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन में 12 नंबर में ऑल आर करेक्ट, आंसर इज ई, सारे ऑप्शन सही हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जो पूछे जाएंगे, बैंकिंग के लोगों के लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और जहां एसएससी का है आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। आप इसको, आपने क्वेश्चन कितना एंजॉय किया टाइप का, चैलेंजिंग था नहीं था? अभी देखो, अभी आपने जो डिमांड किया ना, वो आपने डिमांड कर लिया। अब अगर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो अगर, तो इसको और क्या मैं दूं जो थोड़ा फ्रूटफुल हो, आप मेरे को बताना, क्योंकि आपका कमेंट्स ही मेरे को बताएगा। अब बोर्ड नहीं है तो मैं अपने इमेजिनेशन को यूज करके जो मुझे समझ में आता है मैं देता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना आपके लिए चैलेंजिंग हो, थोड़ा लर्निंग पार्ट में आपको थोड़ा हेल्प मिले। आप अपना रिएक्शन बताना कि इज इट हेल्पफुल, और अगर इन 12 क्वेश्चन में से किसी खास सेंटेंस में, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो सेंटेंस से किसी खास वर्ड में कि वो कैसे यूज हुआ है, तो सेंटेंस का नंबर, उसका क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस का ऑप्शन कौन सा, और उस वर्ड को मेरे को बता देना, सो दैट कि कल मैं डिस्कशन कर लूं। एंड बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था हम लोगों के पास। I'll make it a point to be regular. Let's see how do you react to the things. See you in the next class. Thank you.